हिंदी में डरावना कहानी और घटना कहने वाले चैनल हिंदी हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। इस एपिसोड में और भी डरावनी कहानियां हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्रोता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल है। आज मैं आपके साथ वर्ष 2009 में मेरे साथ घटी एक डरावनी घटना शेयर करने जा रहा हूं। 2009 में मेरा परिवार महाराष्ट्र राज्य के बदलापुर शहर में शिफ्ट हुआ था। बदलापुर का बहुत पुराना और रहस्यमय इतिहास है। यह शिवाजी महाराज के समय का बाजार हुआ करता था, जहां कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई थीं। यहां की गलियों में कई डरावनी और सच्ची कहानियां फैली हुई हैं, जिनका जिक्र आज भी लोग करते हैं। हमने तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। हमारे मामा पापा और मामा पहली मंजिल पर रहते थे। बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा और पुराना बगीचा था, जो घने और जंगली पेड़ों से भरा हुआ था। कहते हैं कि इस बिल्डिंग की जमीन पहले एक कब्रिस्तान हुआ करती थी, और हमारे बिल्डिंग के सामने एक काला डरावना बंगला था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि किसी ने उसे ठीक करने का नाम नहीं लिया। वह बंगला ऐसा लगता था जैसे उस पर कोई बुरी आत्मा का कब्जा हो। कोई नहीं जानता था कि उस बंगले के मालिक कौन है। वे साल में सिर्फ एक बार आते थे और 1-2 घंटे में ही चले जाते थे। वे कभी उस बंगले को साफ नहीं करते थे और न ही खिड़कियां खोलते थे। उनका रहन सहन बिल्कुल अजीब था। पापा ने कई बार उनसे उस बंगले को खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने न तो पापा की बात सुनी, न कभी कोई बातचीत की। यह सब बहुत ही रहस्यमय था और हमें हमेशा यह लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने अपने नए फ्लैट में रहना शुरू किया। हमारे कमरे में 2 खिड़कियां थीं। एक खिड़की तो बहुत बड़ी पुरानी पेड़ की शाखाओं से ढकी हुई थी, जो हमारे कमरे के भीतर आकर फैल जाती थी। वह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी शाखाएं हमारे कमरे में घुस आई थीं, और ठीक नीचे मेरा बिस्तर था। कई बार जब मैं सोने जाता तो मुझे महसूस होता कि कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। कुछ दिनों बाद रात के समय करीब 12 बजे या 1 बजे के आसपास मुझे छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। ये आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि ऐसा लगता था जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो। पहले मैंने सोचा कि शायद हमारे पड़ोस के बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन फिर मुझे यकीन हुआ कि रात के इतने समय पर कोई बच्चा कैसे खेल सकता है। हमारी बिल्डिंग में बहुत सारे छोटे बच्चे थे, और मैंने उनसे पूछा कि वे इतनी देर रात क्यों जाग रहे हैं। उनके माँ बाप ने बताया कि उनके बच्चे तो 8 या 9 बजे तक सो जाते हैं। फिर मैंने सोचा, ये तो बहुत अजीब है, लेकिन आवाजें तो लगातार आती ही रहीं, जैसे कोई छत पर दौड़ रहा हो और कूद रहा हो। कभी कभी तो ये आवाज इतनी तेज होती थी कि मुझे लगता जैसे कोई ऊपर गिरकर हम पर कूदने वाला हो। अब मैं और मेरा भाई दोनों उस डर को महसूस करने लगे थे। एक रात जब मैं अकेला घर पर था और बिजली चली गई, तो अचानक ये आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई दौड़ते हुए कूद रहा हो। और जैसे ही मैं डर के मारे छत के नीचे गया, मुझे अंधेरे में कुछ महसूस हुआ। वह डर मुझे इतना बढ़ गया कि मैंने तुरंत घर छोड़ दिया और मम्मी पापा के पास भाग गया। लेकिन क्या था वो, हम कभी नहीं जान पाए। कुछ दिन बाद मेरी जिन हमारे साथ रहने आई। वह दिन में अकेली घर पर रहती थी। कुछ दिनों बाद उसे हमारे कमरे की दूसरी खिड़की से बहुत डर लगने लगा। वह कहती थी कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की से उसे घूर रहा हो। मुझे भी अब उस खिड़की से डर लगने लगा, और मैं अक्सर बेतहाशा पलट कर देखता रहता। हम दोनों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे हम किसी अज्ञात शक्ति के घेराव में हैं। वह खिड़की अंधेरे से भरी रहती थी, और कभी कभी मुझे लगता जैसे किसी का साया पास से गुजरता हो। मुझे अब उस बंगले की याद आने लगी, जो हमेशा हमें डराता था। कुछ समय बाद मेरी कजिन की तबीयत बेहद बिगड़ने लगी। वह पूरे दिन सोती रहती और बहुत कमजोर हो गई थी। डॉक्टरों ने भी कुछ नहीं समझा कि उसे क्या हो रहा है। वह बिना किसी वजह के डर से कांपने लगती थी और कभी भी ठीक से खा पी नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद वह अचानक बिना हमें बताए हमारे घर से चली गई और अपने रिश्तेदारों के पास चली गई।
हम सब हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ था कि वह बिना कुछ बताए चली गई। अब हम सभी को समझ में आने लगा कि यहां कुछ अजीब हो रहा है। एक और अजीब बात यह हुई कि मेरे दादी दादी के घर में भी कुछ अच्छा नहीं था। वहां हमेशा अजीब सी ठंडक रहती थी, चाहे कितनी भी लाइट्स लगाई जाती। वहां खाना जल्दी खराब हो जाता था और खासकर अचार जो घर में बने होते थे वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाते थे। अचार को भारत में बहुत पवित्र माना जाता है और यदि वो जल्दी खराब हो जाए तो यह एक बेहद नकारात्मक ऊर्जा की निशानी मानी जाती है। कभी कभी जब मैं अकेला उनके घर पर होता तो मुझे लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं मुड़कर देखता, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। घर के अंदर हर जगह अजीब सी शांति होती थी जो हमें और भी ज्यादा डराती थी। इसके अलावा वहां जो भी पालतू जानवर लाए गए वे कुछ ही दिनों में मर गए बिना किसी कारण के। 2 छोटे पप्पी, एक बिल्ला और सफेद चूहे भी बिना किसी कारण के मर गए। यह सब बहुत ही अजीब था। सच कहूं तो जब हम वह फ्लैट छोड़ने लगे तो हम सबने राहत की सांस ली। अब मुझे लगता है कि वह सब उस फ्लैट और बंगले में रहने वाली नकारात्मक शक्तियों की वजह से था। शुक्र है कि हम वहां से बाहर निकल पाए, लेकिन वो डरावनी यादें और अजीब घटनाएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। दूसरा श्रोता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। ये कहानी दिसंबर 2013 की है। जयपुर राजस्थान का एक आधुनिक और विकसित शहर है। हम 4 लोगों का परिवार है। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए पिछले 15 साल घर से दूर हॉस्टल और रेजिडेंशियल स्कूल में बिताए। मेरे माता पिता और भाई हमेशा जयपुर में रहते थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैंने हमेशा के लिए घर लौटने का फैसला किया ताकि अपने करियर की शुरुआत कर सकूं। जब मैं वापस आया तो मेरा छोटा भाई कोटा चला गया था, जहां वह 11वीं की पढ़ाई कर रहा था। कोटा अपनी कोचिंग और पढ़ाई के लिए मशहूर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहां की एक रात हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। छुट्टियों में वह कई बार घर आया और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 2013 की रात ने हमारी जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। उस रात हम दोनों भाई एक साथ उसके कमरे में सो रहे थे। हमने कुछ एक्शन फिल्में देखी थीं और फिर सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे मुझे अचानक एक अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनी। आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरी नींद उचट गई। मैं घबराकर उठ बैठा और देखा कि मेरा भाई बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा अजीब तरह से बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और वह लगातार गुर्रा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, लेकिन वो चुपचाप मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में गुस्से और नफरत की एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर मेरी रीढ़ में से हिरन दौड़ गई। मैंने तीसरी बार जोर देकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। तब मेरी सहनशीलता खत्म हो गई। मैंने उसका चेहरा पकड़कर उसे झकझोरा और गुस्से में चिल्लाया, क्या कर रहा है तू? लेकिन जो जवाब मिला वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसने जोर से चिल्लाते हुए मेरे सीने पर लात मारी और चिल्लाया, एक औरत जो एक मर्द से गुस्से में है, उसे छूने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। मैं उड़कर अलमारी से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। दर्द के बावजूद मैंने जोर से चिल्लाया ताकि मम्मी पापा मदद के लिए आ सकें। मम्मी भागती हुई अंदर आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, मेरे भाई ने उन्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ी। पापा जब अंदर आए तो भाई ने उन्हें इतनी जोर से लात मारी कि वो भी जमीन पर गिर गए और उठने लायक नहीं रहे। उस समय मेरे मन में डर के साथ साथ गुस्सा भी भर गया। मैं खुद को संभालते हुए उठा और किसी तरह उसे जमीन पर गिराकर काबू किया। मैं एक एक्स स्पोर्ट्समैन था तो मेरी ताकत काम आई। मैंने जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाया। जब पड़ोसी दौड़कर आए तब हमने मिलकर उसे किसी तरह बांधा और बिस्तर पर डाल दिया, लेकिन उसकी ताकत और उसकी आंखों में झलकती नफरत देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह मेरा भाई नहीं था। हमने तुरंत पापा के एक पुराने दोस्त को बुलाया जो तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक में माहिर थे। उन्होंने अकेले कमरे में जाकर
भाई के पास कुछ समय बिताया। कमरे से आ रही आवाजें बहुत डरावनी थीं, चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें। करीब आधे घंटे बाद वह बाहर आए और जो उन्होंने बताया उससे हमारी रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि कोटा में पढ़ाई के दौरान एक रात मेरा भाई और उसके दोस्त घूमने निकले थे। देर रात जब वे लौट रहे थे तो उन्होंने शॉर्टकट लेने के लिए कब्रिस्तान का रास्ता चुना। वहां दोस्तों ने मजाक में उसे चैलेंज दिया कि वह किसी कब्र के पास जाकर प्रार्थना करे। मेरे भाई ने हिम्मत दिखाने के लिए एक बड़ी कब्र के पास जाकर प्रार्थना की। वो कब्र एक मां और बेटी की थी जिन्हें उनके पति ने अवैध संबंध के शक में मार डाला था। उनकी आत्माएं तब से भटक रही थीं। उन्होंने मेरे भाई के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रही थी। नवरात्रि के दौरान उनकी शक्तियां चरम पर थीं और यही मौका था जब उन्होंने अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया। हमने तुरंत कई तरह की पूजा पाठ और हवन कराए। उसके बाद मेरा भाई सामान्य लगने लगा, लेकिन उसे शराब और नॉनवेज खाने से सख्त मना किया गया। मम्मी को आज भी डर लगता है कि बेटी की आत्मा पूरी तरह नहीं गई है। कभी कभी जब रात गहरी होती है और सब सो रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। तीसरा श्रोता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। ये घटना अक्टूबर 2012 की है, लगभग 13 साल पहले। हम 8 लोगों का एक ग्रुप थे जो इनोवा कार में बेंगलुरु से बांदीपुर नेशनल पार्क की यात्रा पर निकले थे। सफर लंबा था और ट्रैफिक से बचने के लिए हमने रात के 11:30 पर निकलने का फैसला किया। सभी उत्साहित थे और गाड़ी के अंदर हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस सफर में एक ऐसा मोड़ आएगा जो हमारी जिंदगी भर की यादों में डर बनकर बसेगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, सफर शांत होता गया। कुछ घंटों बाद सभी लोग थकान से सो चुके थे, सिवाय ड्राइवर, मेरे कजिन और मेरे दोस्त के। मेरे दोस्त ने पिछली सीट के बीच में जगह बनाई थी और मेरा कजिन ड्राइवर के बगल में बैठा था। रास्ते में जब हम नंजनगुंड पार कर रहे थे तो सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो गईं। वहां बस कभी कभार कोई ट्रक या बस दिखती थी। स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं था और हमारी गाड़ी की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी का स्रोत थी। मेरे कजिन को अनिद्रा की समस्या है, इसलिए वो जाग रहे थे। ड्राइवर भी अलर्ट था, लेकिन गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी। मैं भी गहरी नींद में था जब अचानक एक जोरदार ब्रेक की आवाज और टायरों की चीख सुनाई दी। गाड़ी रुकने के झटके से मैं लगभग अपनी सीट से गिर ही गया। मेरी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत गलत हुआ हो। जब मैंने आंखें खोली तो जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी रूह को झकझोर दिया। गाड़ी के बोनट के ठीक सामने 2 आदमी खड़े थे। उनकी कंधे एक दूसरे के कंधों पर टिके हुए थे और उन्होंने गंदी सफेद शर्ट पहनी हुई थी। उनके चेहरे थके हुए और फीके थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि हेडलाइट की रोशनी में उनकी कमर से नीचे का हिस्सा गायब था। मैं अपनी जगह पर जम सा गया। मेरे कजिन और ड्राइवर तुरंत गाड़ी से बाहर कूदे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे लगा शायद हमने किसी को टक्कर मार दी है। मैं अभी पूरी तरह से होश में नहीं था। तभी अचानक गाड़ी की लाइट 3 से 4 सेकंड के लिए बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उस घुटन भरे पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर मंडरा रही हो। फिर अचानक हेडलाइट वापस जल उठी। ड्राइवर और मेरे कजिन भागते हुए वापस गाड़ी में कूदे और दरवाजे जोर से बंद कर दिए। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे गाड़ी को पूरी ताकत से दौड़ा दिया। मैं बार बार पूछता रहा, क्या हुआ? क्या हम किसी को टक्कर मार दी? लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मेरे कजिन ने घबराहट में कहा, कुछ नहीं, सो जाओ, बस रास्ता पूछ रहे थे। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे और ज्यादा डरा रहा था। मैंने फिर कुछ नहीं पूछा, लेकिन उस अजीब घबराहट ने मेरी नींद उड़ा दी। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकने पर चारों तरफ गहरा सन्नाटा और अंधेरा था। ट्रिप खत्म हुई और हम वापस बेंगलुरु लौट आए, लेकिन उस रात का मंजर मेरे दिमाग में बार बार घूमता रहा। करीब 1 महीने बाद मेरे कजिन ने मुझे पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि जब हम उस सुनसान गांव से गुजर रहे थे
तो अचानक सड़क पर दो आदमी दिखाई दिए। उनके कंधे एक दूसरे के कंधों पर टिके हुए थे और उनके पैर नहीं थे। वे हवा में झूलते हुए खड़े थे। ड्राइवर और मेरे कजिन ने गाड़ी से उतरकर देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके पैर गायब हैं, उन्होंने तुरंत गाड़ी में लौटने का फैसला किया। ड्राइवर ने डर के मारे गाड़ी तेज गति से चलाई और उन लोगों की ओर गाड़ी बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही गाड़ी उनके करीब पहुंची, वे दोनों आदमी अचानक हवा में गायब हो गए, मानो कभी वहां थे ही नहीं। मेरे कजिन ने यह भी बताया कि जब लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हुई थी, तब उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी ओर बढ़ रही हो। वो पल उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। मैंने भी उन दोनों आदमियों को देखा था। मेरे दोस्त, कजिन और ड्राइवर ने भी देखा। लेकिन जो हुआ वो हमारी समझ से परे था। उस रात के बाद मैंने कई बार उस रास्ते से यात्रा की है, लेकिन उस जैसा कुछ फिर कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। चौथा श्रोता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रचना है। यह घटना 1991 की गर्मियों की है। मैं तब 11-12 साल का था। मैं मुंबई में पला बढ़ा, लेकिन यह कहानी महाराष्ट्र के अलीबाग के पास एक छोटे से गांव कवीर की है। गांव इतना छोटा और साधारण था कि वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क भी नहीं थी। केवल एक कच्चा रास्ता था जो गांव वालों ने बनाया था। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। इन पेड़ों के बारे में कहा जाता था कि उनमें आत्माएं रहती हैं। कोई भी इन पेड़ों को काटने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि ऐसा करने से कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। गांव के लोग भी इस रास्ते पर सूरज ढलने के बाद नहीं जाते थे। यह रास्ता डर और रहस्यों से भरा हुआ था। हम लोग अपनी मामा की शादी में शामिल होने अलीबाग गए थे। हमारे साथ मम्मी के सभी भाई बहन और रिश्तेदार आए थे, लेकिन हम उनके साथ बहुत घुले मिले नहीं थे। हम जिस घर में रुके थे वह मम्मी के कजिन का था। वह अपनी पत्नी और 17 साल की बेटी अलका के साथ रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। वे किसान थे और उनके घर में टीवी भी नहीं था। शहर के बच्चे होने के नाते हम बोर हो रहे थे। हमारे पास भैंसों को देखने के अलावा और कुछ करने को नहीं था। शुरुआत के कुछ दिन आराम से बीते। फिर एक शाम, जब शादी की तैयारियां चल रही थीं, मेरे मामा और अलका पास के गांव गए थे। जब वे लौटे तो अलका कुछ अजीब सी लग रही थी। उसकी चाल ढाल बदली हुई थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में हालात बदल गए। अलका के पिताजी अचानक गुस्से में आए और उसे बांस की छड़ी से मारने लगे। वह चिल्ला रहे थे, इस पर भूत प्रेत का साया है। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसी ने कहा कि गांव की वह महिला बुलाओ जिसे देवी आती है। वह भूत प्रेत भगाने के लिए मशहूर थी। माहौल डरावना और बेचैन कर देने वाला हो गया था। महिला आई और कुछ चीजें मांगी, सिंदूर, मिठाई और एक नारियल। अलका को एक कमरे में ले जाया गया और सबको बाहर रहने को कहा गया, लेकिन हम बच्चे खिड़कियों और दरवाजों के पास चुपचाप जाकर बैठ गए ताकि हम सब कुछ देख सकें। महिला कमरे के बीचों बीच बैठ गई और अलका को अपने सामने बिठाया। अलका की आंखें खून जैसी लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। महिला ने देवी का आह्वान किया और अलका से बातचीत शुरू की। पहले तो अलका चुप रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आवाज बदल गई। अब वह बोल रही थी, लेकिन यह उसकी आवाज नहीं लग रही थी। उसने कहा, मेरा नाम गुंजी है, मैं पास के गांव में रहती थी। जब महिला ने पूछा, तू यहां क्यों आई है, तो उसने कहा, मैं अपने बच्चों को देखने आई हूं। वे पटेल के घर में रहते हैं। मुझे बहुत समय से उन्हें देखने का मौका नहीं मिला। गुंजी की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। अचानक अलका जोर जोर से हंसने लगी और कमरे से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाहर खड़े लोग सतर्क थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया और फिर से कमरे में ले आए। गूंजी चिल्ला रही थी, मुझे मेरे बच्चों को देखने दो, मैं उन्हें देखने के बिना नहीं जाऊंगी। महिला ने उससे कहा, तुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन गूंजी ने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी, मुझे यह शरीर अच्छा लगता है,
मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये बातचीत करीब 1 घंटे तक चली। बीच बीच में अलका जोर जोर से हंसने लगती, कभी रोने लगती और कभी गुस्से में चिल्लाने लगती। आखिरकार गुंजी ने कहा कि वह शरीर छोड़ देगी, लेकिन एक शर्त पर। उसे एक लाल साड़ी और एक जिंदा मुर्गी चाहिए जिसे पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाए। महिला ने उससे पूछा, तुझे कैसे पता चलेगा कि तुझे यह चीजें दी गई हैं? इस पर गुंजी ने कहा, जब मैं जाऊंगी तो घर के बाहर नींबू का पेड़ टूट जाएगा। जिंदा मुर्गी और साड़ी लाई गईं और कुछ लोग उन्हें पीपल के पेड़ के पास छोड़ आए। जैसे ही वे लोग वापस आए, एक तेज आवाज आई। सच में घर के बाहर का नींबू का पेड़ टूट चुका था। अलका बेहोश होकर गिर पड़ी। महिलाएं उसे नहलाने ले गईं और बाद में कमरे में आराम करने के लिए लिटा दिया। अलका रो रही थी और कह रही थी कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। शायद यह उसके पिताजी की पिटाई का असर था। मैंने उसके पास जाकर उसके हाथ पैर दबाने शुरू किए। मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। कुछ दिनों बाद हम गांव से लौट आए। मैंने अलका को फिर कभी नहीं देखा। सुना था कि कुछ साल बाद लंबी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। गुंजी का क्या हुआ? वह अपने बच्चों से मिल पाई या नहीं, यह कभी पता नहीं चला। लेकिन जब भी उस घटना को याद करता हूं, एक अजीब सी ठंडक और बेचैनी महसूस होती है। उस अनजान आत्मा के लिए मेरे दिल में एक अजीब सी सहानुभूति आज भी है।